हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक वितान से चैप्टर नंबर 3 अतीत में दबे पाँव की पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है, नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। यानी मोहनजोदड़ो में जिस तरीके से नगर की योजना करके नगर बसाई गई है वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफ़ी हैं। लेखक कहते हैं कि इस बात का मतलब ये है कि जब आप बड़े चबूतरे पर यानी जिस चबूतरे पर बौद्ध स्तूप है उस पर खड़े होकर जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हों, यानी कि मोहनजोदड़ो में जितनी भी इमारतें हैं वो भले ही खंडरों में बदल चुकी हैं, वो टूट फूट चुकी हैं, मगर वहाँ की जो सड़क है, गली है, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, वो कम या ज़्यादा क्या हैं, सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। इस तरह से क्या बनता है, ग्रिड बनता है। ये जो स्क्वायर है, ये जो रेक्टेंगल है, इसे ग्रिड कहते हैं। लेखक कहते हैं कि आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। लेखक कहते हैं कि आज की कॉलोनी को अगर हम देखें तो आज की कॉलोनी में भी आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। यानी कि सीधा और आड़ा योजना के तहत सड़कें और गलियां बनाई गई हैं, लेकिन यह रहन सहन को नीरस बनाता है, यानी कि फीका बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। यानी कि शहर में योजना के नाम पर हमें अव्यवस्था ज़्यादा हाथ लगती है। शहर में योजना तो बना दी जाती है कि यहाँ पर पुल बनेगा, यहाँ पर ऐसा मॉन्यूमेंट्स बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, वहाँ पर वो बनेगा, लेकिन इससे हमें अव्यवस्था ही ज़्यादा हाथ लगती है। व्यवस्थित तरीके से कुछ भी नहीं बनता। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रीड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। लेखक कहते हैं ये जो ग्रिड प्लान है, इसमें ब्रासीलिया में भी ग्रिड प्लान है, चंडीगढ़ में भी ग्रिड प्लान है, इस्लामाबाद में भी ग्रिड प्लान है, और ये ग्रिड शैली के शहर हैं। यानी कि ज़्यादातर यहाँ के जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, या तो सीधी हैं या तो फिर आड़ी हैं, और इससे क्या बनता है, इससे एक ग्रिड बनता है। इसीलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि ब्रासीलिया है, चंडीगढ़ है, इस्लामाबाद है, ये ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, जो ये बताए जाते हैं कि ये जो ग्रिड शैली है वो आधुनिक ज़माने की है, आधुनिक नगर योजना की ये परछाई ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट करती है। यानी कि लेकिन ये जो शहर है जिसमें ग्रिड प्लान के तहत सड़क और गलियां बनाई गई हैं, इसमें ये जो शहर है, इसकी जो बसावट है, ये खुद अपने विकास का कितना स्थान छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है, यानी कि डाउट की जाती है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो के जो प्लान थे वो अपने आप में विकसित थे, और आज के ज़माने की जो प्लान है वो कितना विकसित है, इस पर शंका होती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। लेखक अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो साक्षर थी। अब ये लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पर
प्लानिंग के तहत ही शहर नहीं बसाई गई थी, बल्कि वहाँ के लोग साक्षर भी थे, यानी कि पढ़े लिखे भी थे। ये हमें कैसे पता चलता है? जब मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई थी तो वहाँ पर एक ज्ञानशाला भी मिली थी। ज्ञानशाला का मतलब होता है जहाँ पर ज्ञान दी जाती हो, जहाँ पर ज्ञान ली जाती हो। इस तरह से ये माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो क्या थे? शिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे थे। और मोहनजोदड़ो की जो समाज है वो सुसंस्कृत है। अब लेखक यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो साक्षर है, लोग पढ़े लिखे थे और समाज सुसंस्कृत था, लेकिन इसमें नगर नियोजन, जो नगर को योजना के तहत बसाई गई थी, ये नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी कंट्रीब्यूशन थी? यानी कि ये नगर नियोजन और वास्तुकला मोहनजोदड़ो को कितना प्रभावशाली बनाती हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्गीय की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। अब यहाँ लेखक हमें ये बताना चाहते हैं इमेजिनेशन के जरिए कि जो चीज़ लेखक ने मोहनजोदड़ो में देखा है वो हमें बता रहे हैं और हमें इमेजिन करना है, क्योंकि हम लोग तो मोहनजोदड़ो कभी गए नहीं हैं। इस वजह से लेखक यहाँ पर एक चित्र उभार रहे हैं जिससे कि हमारे माइंड में यह फिट हो जाए कि चबूतरे के ईस्ट में क्या है और चबूतरे के वेस्ट में क्या है। लेखक यहाँ कहते हैं कि स्तूप वाले चबूतरे के पीछे, यानी कि जिस चबूतरे पर बौद्ध स्तूप है उस चबूतरे के पीछे क्या है? उस चबूतरे के पीछे गढ़ है। गढ़ मीन्स क्या? कि जहाँ पर प्रशासनिक भवन है, जहाँ पर कोठार है, यानी कि अनाजों को जमा करके रखा जाता था, जहाँ पर ज्ञानशाला पाई गई है, इस तरह के जो भवन है वो चबूतरे के पीछे है। और चबूतरे के ठीक सामने क्या है? चबूतरे के ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है, यानी ऊंची जाति की बस्ती है। अब लेखक ऐसा क्यों कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। और इस बस्ती के 5 किलोमीटर दूर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। लेखक कहते हैं कि ये जो बौद्ध स्तूप है जिस चबूतरे पर है उसके ठीक सामने क्या है? उच्च वर्ग की बस्ती है, और उच्च वर्ग की बस्ती पूरब में है। और इस बस्ती से अगर दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वो कामगारों की बस्ती है। लेखक कहते हैं कि ये जो बस्ती है, जो उच्च वर्ग की बस्ती है, इसके दक्षिण में मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। और दक्षिण में जो टूटे फूटे घर हैं वो किसके घर हैं? वो कामगारों की बस्ती है। वो किसकी बस्ती है? कामगारों की, जो काम करते थे, हाथों से बनाते थे कई चीज़ों को, या फिर दूसरे काम किया करते थे। कहा जा सकता है इतर वर्ग की, यानी कि जो अलग जो वर्ग है उनकी बस्ती थी। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? लेखक कहते हैं कि जो संपन्न समाज है, जिनके पास दौलत थी, जो हर तरीके से अमीर थे, उनमें भी वर्ग होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? यानी कि क्या यहाँ नीची जाति नहीं थी? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। लेखक कहते हैं कि ये कहा जाता है कि जो निम्न वर्ग के जो लोग होते थे, यानी जो निम्न वर्ग थे, निम्न वर्ग मीन्स उच्च वर्ग और उसके बाद निम्न वर्ग, तो निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत चीज़ों से नहीं बने होंगे कि 5000 साल टिक सके। यानी कि जो निम्न वर्ग हैं उनके घर मजबूत चीज़ों से नहीं बने थे जिससे कि 5000 साल वो टिक सके। उनकी बस्तियां दूर और दूर रही होंगी। लेखक क्या कहते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनकी बस्तियां दूर रही होंगी। ये भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। लेखक यहाँ कहते हैं कि ये भी है कि 100 साल में अब तक यहाँ पर सिर्फ 1/3 हिस्से की ही खुदाई हुई है। अगर पूरे इलाके को हम माने और उनको 3 हिस्सों में बांटे तो 1 हिस्से की खुदाई हुई है और बाकी 2 हिस्से की खुदाई नहीं हुई है और अब खुदाई बंद हो चुकी है।
हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। अब लेखक क्या कहते हैं कि वो लोग कहाँ गए थे? पहले चबूतरे के ऊपर गए थे, बौद्ध स्तूप को देखने गए थे। फिर बौद्ध स्तूप को देख करके वो लोग कहाँ जाने के लिए उतरे? महाकुंड जाने के लिए। महाकुंड क्या है? एक इस तरह से एक स्विमिंग पूल की तरह आप समझ सकते हैं, और उसमें पानी भरी होती थी। तो महाकुंड के घूमने की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, और जैसे ही वो स्तूप से उतरते हैं तो स्तूप के दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। इसके आगे महाकुंड है, और इसी लंबी गली के आगे क्या है? महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देवमार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। लेखक कहते हैं कि पता नहीं ये जानबूझ करके है या संयोग है कि जो धरोहर के प्रबंधक है, धरोहर का मतलब होता है कि कोई भी पुरानी चीज़ जो कि एक किसी भी तरह से कीमती हो और वो अपने पास हो, तो उसे धरोहर कहते हैं। लेखक कहते हैं कि पता नहीं ये जानबूझ करके है कि संयोग है कि जो धरोहर के प्रबंधक हैं, इस मोहनजोदड़ो शहर के प्रबंधक हैं, उन्होंने उस गली का नाम देवमार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। देवमार्ग डिविनिटी स्ट्रीट का मतलब क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं लेखक ये कहना चाहते हैं कि इस गली का नाम देवमार्ग धरोहर के यानी कि जो मोहनजोदड़ो के प्रबंधक हैं, उन्होंने देवमार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है, क्योंकि जहाँ पर महाकुंड बनी हुई है, जो महाकुंड बनी हुई है, उसमें कई तरह के अनुष्ठान किए जाते थे, ये माना जाता था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पता नहीं ये जानबूझ करके है या संयोग है कि ये जो धरोहर है, जो मोहनजोदड़ो धरोहर है हमारा, उसके प्रबंधकों ने उस गली का नाम देवमार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। ये यहाँ लिखा है कि ये माना जाता था कि उस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, सामूहिक स्नान यानी कि सभी एक साथ मिलकर नहाते थे, किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। लेखक कहते हैं कि जो कुंड है वो करीब 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है। गहराई 7 फुट, और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। अब कुंड के चारों ओर के चित्र को लेखक बताते हुए कहते हैं कि इस कुंड के उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ कुंड के नीचे उतरती हैं, जिससे कि लोग इस सीढ़ियों से होते हुए इस कुंड में उतरते थे और नहाते थे। और इस कुंड के 3 तरफ क्या बने हुए हैं? साधुओं के कमरे बने हुए हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नान घर हैं। अब इस कुंड के उत्तर में 2 पात में यानी कि 2 लाइन में 8 स्नान घर हैं, यानी कि इसमें भी नहाया जाता था। और ये कितने लाइन में है? 2 लाइन में है, और 2 लाइन में ये स्नान घर बनाए गए थे। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। अब ये जो स्नान घर बनाए गए थे, इसके जो दरवाजे हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। अब ये कितना ज़्यादा सोच समझ करके ये स्नान घर बनाया गया होगा। सिद्ध वास्तुकला का ये भी एक नमूना है, और वास्तुकला जो सिद्ध है उसका भी ये एक नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का शुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ लिखा है कि इस कुंड में एक खास बात ये है कि ये पक्की ईंटों से बनी हुई है। कुंड का पानी यानी कि कुंड के अंदर जो पानी हो वो बाहर रिस ना सके, और बाहर का जो अशुद्ध पानी है वो कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में यानी कि इसके फर्श पर और दीवारों में ईंटों के बीच, जो ईंट है उसके बीच किसका इस्तेमाल हुआ है? चूने का और चिरोड़ी के गारे का, दोनों को मिक्स करके ही इनके बीच में इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है।
लेखक कहते हैं कि जो कुंड है, कुंड के सामने की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का यूज़ हुआ है। सफ़ेद डामर मीन्स एक पेड़ से निकाली जाने वाली जो गोंद होती है उसे डामर कहते हैं। तो जो सामने की दीवार है उसके साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है और इसमें क्या यूज़ किया गया है, एक दीवार के साथ जो दूसरी दीवार खड़ी की गई है उस पे सफ़ेद डामर यानी कि सफ़ेद गोंद का यूज़ हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। अब कुंड में पानी किस तरह से दिया जाता था, कुंड में पानी कहाँ से दिया जाता था, तो कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, कुआं बनाई गई थी और कुआं से ही पानी लेकर कुंड में भरा जाता था। दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुआं है, यानी कि ये एक ऐसा कुआं है जिसमें दोहरा घेरा है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है और इस कुएं को भी क्या माना गया है, पवित्र कुआं माना गया है, अनुष्ठानिक कुआं माना गया है, क्योंकि जो कुंड के अंदर पानी भरा जाता था वो इसी कुएं से भरा जाता था। और कुंड में सामूहिक स्नान यानी कि सभी मिलकर नहाते थे, ये भी एक अनुष्ठानिक माना जाता था, अनुष्ठान का हिस्सा माना जाता था। तो इस तरह से क्या यहाँ क्या लिखा है कि जो कुआं है जिससे पानी कुंड में भरा जाता था उसे पवित्र या अनुष्ठानिक माना गया है। कुंड से पानी को बाहर निकालने के लिए नालियाँ हैं। इनकी खासियत ये है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी हैं। अब लेखक कहते हैं कि जो कुंड है उसमें पानी भरा किससे जाता था, कुएं से। अब कुंड को अगर खाली करना हो तो कुंड से पानी निकालना हो, पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई हैं और इन नालियों की खासियत ये है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हैं और सिर्फ ये पक्की ईंटों से नहीं बनी हैं बल्कि ये नालियाँ ढकी भी हैं। आज के ज़माने की कॉलोनी में देख लीजिए, किसी गांव में देख लीजिए, सब की नालियाँ खुली हुई हैं और इतनी ज़्यादा गंदी रहती है कि पूरा जो रास्ता होता है वो गंदा हो जाता है, किसी को कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन उस ज़माने में देखिए कि मोहनजोदड़ो जो शहर है उसकी जो नालियाँ बनी होती थी वो भी ढकी होती थी। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। लेखक कहते हैं कि पक्की और आकार में समरूप यानी कि एक जैसी जो धूसर ईंटें हैं, धूसर ईंटें मीन्स धूल के रंग की जो ईंटें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास पहचान ही मानी ही गई है। यानी कि पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी इमारतें बनी हैं, जितने भवन बने हैं, जितने भी सारी चीज़ें बनी हैं वो किससे बने हैं, धूसर ईंटों से बने हुए। और ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं और इतिहासकार ढकी हुई नालियों का भी उल्लेख करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे करके करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उस ज़माने में एक सही तरीके से ड्रेन बनाना, नाली बनाना और उसे ढक करके रखना अपने आप में एक विशिष्ट एक विशेषता बनाता है। और क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन उस ज़माने में सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियाँ बनी हुई थीं वो इस तरह से ढकी हुई थीं, ये अपने आप में एक मिसाल है। इसीलिए जो पुरातात्विक विद्वान है और इतिहासकार है वो ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। यानी कि पानी निकासी का पानी निकालने का ऐसा सही तरीके से व्यवस्थित रूप से जो बंदोबस्त किया गया था इससे पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के इतिहास में नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। लेखक कहते हैं कि महाकुंड के बाद उन्होंने कहाँ की परिक्रमा की, गढ़ की परिक्रमा की, यानी कि वहाँ पर वो घूमने गए। और ये गढ़ कहाँ था, बौद्ध स्तूप के पीछे क्या था, गढ़ था। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है और जो कुंड है, कुंड
के दूसरी तरफ विशाल कोठार है, यानी कि बहुत ही बड़ा अनाजों को रखने वाला एक रूम कह सकते हैं, और वो भी बहुत बड़ा था। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। लेखक कहते हैं कि टैक्स के रूप में जो अनाज हासिल किया जाता था, शायद उसे यहाँ पर जमा किया जाता होगा। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। लेखक कहते हैं कि ये जो कोठार बनी हुई है, इस कोठार की एक ख़ास बात ये है कि इसमें चौकी बनी हुई है, यानी कि इस तरह से बनी हुई है एक मछिया के जैसी, जिसके ऊपर अनाजें रखी जाती थी। डायरेक्ट वो फर्श पर नहीं रखी जाती थी। और ये जो कोठार है वो हवादार थी, यानी कि यहाँ पर इस रूम में हवा का आना जाना होता रहता था। तो इन चौकी और हवा को देखकर, हवादारी को देखकर ये अनुमान लगाया गया है कि ये क्या थी, ये एक विशाल कोठार थी, यानी कि यहाँ पर अनाजों को रखा जाता था। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं, यानी कि एक लाइन में कितनी चौकी बनाई गई थी, 9 चौकी बनाई गई थी। दूसरे लाइन में भी 9 चौकी बनाई गई थी और तीसरे लाइन में भी 9 चौकी बनाई गई थी। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। लेखक कहते हैं कि ये जो कोठार है, इसके उत्तर में, इस कोठार के उत्तर में एक गली है जहाँ पर बैलगाड़ी का सबूत मिला है, और शायद ये ढुलाई के लिए इनका आवागमन होता होगा, आना जाना होता होगा, यानी बैलगाड़ियों के ज़रिए ही अनाजों को लाया जाता होगा और ले जाया जाता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है, और इसी तरह का कोठार जो कि मोहनजोदड़ो में जिस तरह का कोठार है जहाँ पर अनाजों को रखा जाता था, इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। हड़प्पा एक दूसरा शहर है और मोहनजोदड़ो को दूसरा शहर माना गया है। अब ये जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। अब जबकि यहाँ कोठार मिले हैं, बैलगाड़ियों के सबूत मिले हैं, तो ये अब जग जाहिर है, यानी ये सबको पता है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी, यानी कि अच्छी तरह से खेती भी की जाती थी। बरसों ये माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है। लेखक कहते हैं कि ये माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज उपजाते नहीं थे, बल्कि अनाज वो अपनी सभ्यता में लाते थे, उनका आयात करते थे। लेकिन जब नई खोज हुई तो नई खोज ने इस ख्याल को, कौन से ख्याल को, कि मोहनजोदड़ो के लोग अनाज नहीं उपजाते थे, वो दूसरी जगह से अनाज लाते थे, इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, यानी फेक साबित किया है। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वो मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लेखक कहते हैं कि अब के कुछ विद्वान ये मानते हैं, यानी कि अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो खेतीहर थे, यानी खेतों में काम करते थे, और पशुपालक थे, यानी कि जानवरों को पालते थे। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर लोहा शुरू में नहीं था, लेकिन पत्थर बहुत यूज़ किए जाते थे, तांबा बहुत यूज़ किया जाता था। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। अब लेखक कहते हैं कि वहाँ पर पत्थर बहुत यूज़ की जाती थी, पत्थर का इस्तेमाल बहुत होता था और तांबे का इस्तेमाल होता था। तो पत्थर कहाँ से आते थे और तांबा कहाँ से आता था? तो पत्थर सिंध में ही था और तांबे की जो खान थी वो राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, और पत्थर से बने हुए जो उपकरण होते थे, तांबे से बने हुए जो उपकरण होते थे, उनका खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता था। जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। चकमक क्या होता है? एक तरह से चमकीला पत्थर होता है जिसके ऊपर अगर चोट की जाए तो उससे चिंगारी निकलती है। लेखक कहते हैं कि जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक पत्थर और लकड़ी के उपकरण का इस्तेमाल होता था, यानी चकमक पत्थर और लकड़ी से जो उपकरण बनाए जाते थे, जो चीज़ें बनाई जाती थी, उन्हीं का इस्तेमाल होता था। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तरयुग था
था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। लेखक कहते हैं कि इतिहासकार हैं जिनका नाम इरफान हबीब है, उनके हिसाब से, उनके मुताबिक यहाँ के लोग यानी कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो रबी की फसल उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या उगाते थे? रबी की फसल उगाते थे। और यहाँ पर कपास के, गेहूं के, जौ के, सरसों के और चने की उपज के पक्के सबूत खुदाई में मिले हैं। यानी इस बात से ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का यूज़ होता था, गेहूं उगाया जाता था, जौ, सरसों और चना उगाया जाता था। वो सभ्यता का तर युग था। तर युग मीन्स होता है भीगा हुआ। चूँकि वो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए वहाँ की जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी, नमी से भरपूर थी। वहाँ की मिट्टी भीगी भीगी सी थी, वहाँ पर सूखा नहीं पड़ता था। इसीलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि वो जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो तर युग था। यानी वहाँ की मिट्टी में नमी थी जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया और धीरे धीरे ये क्या हुआ, यहाँ की मिट्टी सूख गई। यहाँ की मिट्टी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बगल में जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, चूँकि सिंधु नदी के बगल में बसी हुई थी, तो धीरे धीरे ये जो इलाका था वो सूख गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। कई विद्वानों का ये मानना है कि यहाँ के लोग ज्वार भी उगाते थे, बाजरा उगाते थे, रागी उगाते थे। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। जो झाड़ी होती है, वहाँ पर जो बेर के पेड़ होते हैं, वहाँ से वो बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास मीन्स जिसे हम रुई कहते हैं, जिससे कि सूती कपड़ा बनता है। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ कपास को छोड़ करके बाकी सबके बीज मिले हैं और उनको टेस्ट भी किया गया है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कपास के बीज तो नहीं मिले हैं, बाकी सबके बीज मिले हैं और सबको परखा भी गया है, सबको देखा भी गया है और उनको ठीक तरह से एग्जामिन भी किया गया है। अब कपास के जो बीज हैं वो तो नहीं मिले, लेकिन सूती कपड़ा यहाँ ज़रूर मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है और ये जो सूती कपड़ा मिला है मोहनजोदड़ो में, जो सिंधु घाटी सभ्यता में, ये दुनिया में सूत के यानी कि धागे के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। यानी कि पहला कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। दूसरा कहाँ मिला? दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था और सूती कपड़े को की कताई भी की जाती थी, बुनाई भी की जाती थी और रंगाई भी की जाती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। माधो स्वरूप वत्स भी एक पुरातात्विक थे। जब उन्होंने यहाँ पर खुदाई शुरू हुई थी तो माधो स्वरूप वत्स को एक रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में मिला। छालटी जिसे लीनन कहा जाता है और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। यानी कि सुमेर से लिनन और ऊन का आयात होता था। शायद सूत उनको निर्यात होता हो। लेखक कहते हैं कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता में सूत उनको निर्यात होता हो। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धागे को यहाँ पर लेते थे, आयात करते थे और सुमेर से यहाँ पर भेजा जाता था। किसे? सूत को भेजा जाता था। इसीलिए आयात का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उस क्षेत्र में आना और निर्यात का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उस क्षेत्र से जाना या सेल करना। लेखक क्या कहते हैं कि शायद सूत उनको निर्यात होता हो, यानी कि शायद जो धागा है उनको निर्यात होता हो, यानी शायद वो सूत लेते थे। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। अब लेखक यहाँ एक एग्जाम्पल देके कहते हैं कि जैसे कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है।
लेखक यहाँ कहते हैं कि जिस तरीके से सिंध से निर्यात की जाती थी मध्य एशिया में और यूरोप एशिया में सदियों तक इस तरह से निर्यात की जाती थी, और प्रसंगवश मेसोपोटामिया के जो शिलालेख हैं, जो शिलालेख किसे कहते हैं, जो पत्थर पे लिखे हुए होते थे, खुदे हुए होते थे, उन्हें शिलालेख कहा जाता है। लेखक कहते हैं कि मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। यानी मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था? मेलुहा कहा जाता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।